चेंज होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ डिफिनेशन में नहीं जाते हम लोग, सामने सामने देखते हैं, पर यूनिट चेंज होता है। ठीक है जी। सेकेंड, हम फिक्स कॉस्ट के बारे में बोलते हैं तो फिक्स्ड होता है। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब अगर आपको, आपने अगर 100 यूनिट बना है, ठीक है, और आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 50 रुपए का, और आपका 10,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट आता है, ये पर यूनिट है जी। ठीक है, तो ये आपको 50 रुपए पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट 10,000 लगता है। अगर अभी आप एज अ नॉर्मल आपका प्रोडक्शन है अभी आपका प्रोडक्शन है 1000, तो जब आप 1000 का अभी प्रोडक्शन करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, देखिए, वेरिएबल कॉस्ट आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000, और फिक्स कॉस्ट बोलिएगा कि ये, यानी कि टोटल कॉस्ट आपके लिए कितना आ जाएगा जी, ये 60,000। यानी अब आपके लिए एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है, 60 रुपया है। अब 60 रुपया में आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी टक्कर किसी मुकेश भाई से है तो मुकेश भाई कितना बनाएगा, 1 लाख बना देगा। ठीक है, तो मुकेश भाई जब वो 1 लाख बनाएगा यानी 110% कैपेसिटी को यूज कर लेंगे। चलो इसकी कैपेसिटी मान लो हमने 5000 रखी है, तो इस प्रोडक्शन लेवल पे जो कैपेसिटी है वो 5000 की है। तो मुकेश भाई जब बनाएगा तो कैसे बनाए, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, देखो 5000 इंटू 5, 25,000, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट कितने की आएगी जी, 10,000 की आएगी। तो देखो आपका कितना, उनका कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 2,60,000, लेकिन जब उनकी एवरेजिंग देखिएगा तो आपसे कितना कम हो गया, 8 रुपया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द लिवरेजिंग, गेटिंग द बेनिफिट्स। ठीक है, आप अपने चीजों से ऑप्टिमम कितना पा सकते हो, दिस इज द वे। आपको समझने का यही आसान तरीका है कि लीवरेज में एक ऑपरेटिंग लीवरेज होता है जहां पर आप ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट से मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम कितना ले सकते हो, उसकी स्टडी को हम ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी हम फार्मूला पे नहीं गए हैं, ठीक है, अभी हम फार्मूला के बारे में बात भी नहीं कर रहे, हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको फार्मूला आना चाहिए। आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझ आनी चाहिए कि फिनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज होती क्या है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज होती ये है कि आप यूज कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, तो आपकी अब कॉस्ट जो पहले आपके 60 रुपए के कॉस्ट पड़ रहे थे वो एक्चुअल में आपने कितना पे ले आए, 52 रुपए पे ले आए। तो आप ये कब एडवाइस कर पाइएगा, जब आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल जानकारी रहेगी, जब आप इस पे काम किए रहेंगे तभी आप उनको एडवाइस कर पाइएगा। बोलिएगा कि देखिए, आप अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 10 से अगर 12,000 भी कर देते हैं ना सर, अगर आपकी बिजनेस में आप एडवाइस करने वाले पोजीशन पे हैं, तो आप उनको सीधे बोल सकते हैं जी आप अभी ना 1000 यूनिट बना रहे हो, आप देखो मार्केट अगर 1200 यूनिट एब्जॉर्ब कर सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1200 आपको बनानी चाहिए। तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। आप उनको ऐसे समझाएंगे, और यही समझाने की स्टडी एक्चुअल में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होती है। आप उनका अगर 1 यूनिट में 2 रुपया बचा सकते हैं, जब बचाएंगे तो उनका क्या होगा, उनके सेल पे भी थोड़े पैसे वो खर्च करके सेल को बढ़ा लेंगे, और उनको क्या होगी, उनकी कॉस्ट कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो इस लेवल पे जब भी आप एडवाइस कर पाएंगे जब आप उनको लीवरेज की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाउ टू गेट द लीवरेज फ्रॉम योर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। सर ये एक बार और वापस आप समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा दे। अभी मैंने आपको बताया कि आपने एक 1000 यूनिट प्रोड्यूस करा, ठीक है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करा और 5 रुपया वेरिएबल कॉस्ट होता है हर यूनिट को बनाने का। तो आपने अगर 1000 यूनिट बनाया तो आपका कॉस्ट कितना आ गया, 50,000 आ गया ना जी। आपका कॉस्ट कितना आया, 50,000 आया। 50। हाँ। हाँ,
अभी बात आया फिक्स कॉस्ट 10,000 का है, तो आपने फिक्स कॉस्ट 10,000 लिख दिया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स विद इन द रेलेवेंट रेंज विद इन योर कैपेसिटी। तो अभी ये फिक्स रहेगा। इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगा गेट मी द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट, तो आप बोलोगे सिंपल है, 1000 का जो 5 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पर 50 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है, सो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बनता है टोटल पे 50,000 और फिक्स कॉस्ट बनता है मेरा 10,000 का। ऑल टुगेदर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 60,000 है। तो 60,000 है, तो मेरा एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया जी, 60 रुपए का। सो दिस इज द करंट सिनेरियो। नाउ आप एडवाइस कर रहे हो, तो आप उनको बोलोगे कि आप देखो 1000 यूनिट आप बना रहे हो, अगर आप 1000 की जगह 1200 बनाते तो यू कुड गेट द बेनिफिट्स, यू कुड गेट द एडवांटेज। ठीक है, आपको थोड़ा लीवरेज मिल जाता, आपकी कॉस्ट थोड़ी बच जाती। तो पूछेगा कैसे, तो आप उनको बताओगे देखो 1200 यूनिट अगर आप बनाते हो तो 50 रुपए के हिसाब से आपका 60,000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट पे जा रहा है। ठीक है जी, साथ में लेकिन फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज आप सेम लिमिट में सेम रेंज में प्रोड्यूस कर रहे हो, सेम कैपेसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन 10,000 है। यानी अब जब आप 1200 यूनिट बना रहे हो तो आपकी टोटल कॉस्ट 70,000 है, लेकिन आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, 58 रुपीज है। मीन्स आप अगर थोड़े से प्रोडक्शन बढ़ा लेते हो तो आपको बेनिफिट्स मिल जाता है फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट को आप ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो पर यूनिट। तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। तो एक्चुअल में इसका अगर बुकिश डिफिनेशन की बात करें तो ये बोलता है कि चेंज इन सेल्स रेवेन्यू में चेंज होगा। ठीक है, ये बोलता है कि ये एक रेशियो स्टडीज है, यानी रेशियो की स्टडी है। चेंज इन सेल्स के वजह से, यानी चेंज इन यूनिट सेल्स की वजह से आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बताया ताकि आपको कॉस्टिंग समझ आ सके। तो देखिए हम यहाँ पे अब हम अब इसको फार्मूला के इसमें फॉर्म में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है जी, सेल्स या रेवेन्यू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, अब जब वेरिएबल कॉस्ट सब माइनस ये करते हैं तो उसके बाद जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं जी, कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो निकलता है उसके रिजल्ट को हम ईबीआईटी बोलते हैं। तो हमारा अभी के सिचुएशंस में मान लो इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है से 60 रुपीज की। तो अगर 60 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, हम 1000 पे बात कर रहे हैं, तो 1000 पे बात करने का मतलब ये है कि हम इनको बोलेंगे कि 60 इंटू 1000 यानी 60,000। इस पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी, इसको 70 कर लेते हैं क्योंकि 60 तो कॉस्टिंग ही आ रही है। तो 70 अभी मेरा कंपटीशन COMPETTION। तो ये 70,000 की चीज सेल हो गई। अब ये सेल हो गई, इसके अगेंस्ट में हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 70,000 माइनस 50,000 इज 20,000। सो 20,000 हमारा I don't know. WM T. ठीक है। अब इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट हमारा 10,000 का है, तो जो रिजल्ट आया उसको हम ईबीआईटी बोलते हैं। ईबीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब हमने आपको सिखाया है डीओएल निकालना। तो डीओएल जो होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ये हो गया जी डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी हम सेकेंड लेवल पे चेक करते हैं कि हमारा सेकेंड लेवल पे ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आता है। तो देखिए अभी हमने सेल निकाला 1200 इंटू 70, तो 1284। उसके बाद ये हमारा
तो ये 14,000 हो गया। अभी हमने अगर DOL लेना है तो अब हम यहाँ पे DOL ले रहे हैं तो कितना आ रहा है जी, 1.74। यानी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये हो गया जी बात। अब मान लीजिए कि अगर हम वही बंदे अगर वही बंदा आपका अगर कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है जी, 800 यूनिट ओनली प्रोड्यूस करता है। तो 800 अगर वो यूनिट सेल करता है, या तो पहले 800 पे हम चेक करते हैं कि 800 पे हमारा सेल क्या बनेगा। तो 800 पे सेल हमारा बनेगा 56,000 का सेल बन जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 8 इंटू 50 तो 40,000। अभी हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया जी 16,000 का। हमारा फिक्स कॉस्ट रिमेन 10,000 का ही रहेगा। तो अब ये आ गया। अब जब यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो जब यहाँ पे जो EBIT है वो क्या है, यहाँ पे वो भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है, इसका मतलब मेरे लिए अच्छा पोजीशन नहीं है, मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा हूँ, मैं बिजनेस को ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे पा रहा हूँ पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट के कंटेक्स्ट में हम ज्यादा, रेशियो के कंटेक्स्ट में हम ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब जब जब लीवरेज गिरेगा, जब जब लीवरेज कम होगा, इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रॉफिट अच्छी है, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी है। तो इस तरह के रिलेशनल स्टडीज होती है। तो ये कहाँ, ये हम टेक्निकली इसमें सीखते क्या हैं कि हम अपने फिक्स कॉस्ट की मैक्सिमम आउट ऑफ इट कैसे ले सके, हम उसे मैक्सिमम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जी ऑपरेटिंग लीवरेज। उसके स्टडी को हम बोलते हैं जी ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकेंड लेवल पे हम चलते हैं कि एक और तरीका होता है कि आपने अगर इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है जी, अगर आप इंटरेस्ट लेके कोई काम कर रहे हो, तो मान लो कि आपने एक इंटरेस्ट ले रखा हुआ है 25,000 का, 25,000 का इंटरेस्ट ले रखा है और उसका 8% ब्याज है। 8% ब्याज है, यानी इंटरेस्ट रेट है, ये है लोन, इंटरेस्ट है 8%। इसका मतलब आपको ब्याज कितना देना पड़ रहा है जी, 2,000 का आपको ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, अब आइए हम आपसे एक फिर पूरे स्ट्रक्चर को आपके साथ ये करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमने ये 800 यूनिट बनाए थे, 800 पे हमारी कॉस्टिंग क्या आई थी, पहले वो चेक करते हैं। ₹62 की कॉस्टिंग आई थी अगर हम 800 यूनिट बनाते थे। तो जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको फिक्स कॉस्ट से बेनिफिट्स मिलता जाएगा और हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होता जाएगा। तो ये हम ऑपरेटिंग लेवल पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका फाइनेंशियल लेवल। फाइनेंशियल लेवल का मतलब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप लोन से पैसा लेते हैं तो आप चाहे जितना भी प्रॉफिट अर्न कीजिए, आपको इंटरेस्ट तो सेम अमाउंट देना होता है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं होता। तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट्स हो जाए ताकि आपकी एवरेजिंग जो हो, यानी आप इंटरेस्ट का जो पे आउट हो आपके अर्निंग के रेशियो में वो कम हो, यानी कि दूसरे के पैसे को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके। तो आप आइए जी, अब मैं आपको सेकेंड लेवल पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारी कॉस्टिंग थी। अब इसके हमने सेल्स प्राइस भी निकाल लिए थे। तो सेल प्राइस हमारा क्या आया था, सेल प्राइस हमारा आ गया था 56,000, इधर मल्टीप्लाई किया था तो 70,000 आया था,
इधर मल्टीप्लाई किया था तो 84,000 आया था, इधर मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 350,000 आया था। तो ये हमारा सेल था इन टर्म ऑफ डॉलर, ये सेल था इन टर्म ऑफ डॉलर, ये सारे खर्चे हैं इन टर्म ऑफ डॉलर। अब देखिए हमारी जो ऑपरेटिंग, ये हमारी कॉस्टिंग थी, तो अब हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारी कितनी आ गई जी, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया, तो ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल ली, 6,000, 10,000, 14,000 और 90,000। अब हम अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट तो हमारा फिक्स्ड है 2,000 का, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वट एवर यू डू द बिजनेस आपका इंटरेस्ट सेम है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बाद जो लाइन बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या इसका ये दूसरा भी एक नाम होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब यहाँ पे कितना आएगा जी, 4,000, अब बाकी पे 4,000, 8,000, 12,000 और 88,000। अब आपने देनी है टैक्स, तो से अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर है टैक्स का 40% का, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर है टैक्स का 40% का, तो आपने 40% देनी है इंटू 40%, तो ये आपने टैक्स दे दिया। अब जो बचा वो क्या बचा जी, आफ्टर टैक्स बचा, क्या बचा जी, आफ्टर टैक्स बचा। तो अब देखिए तो आफ्टर टैक्स ये बचा, ठीक है, टैक्स हमने माइनस कर दिया। अब मान लो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारा, जिसको हम कॉमन शेयर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000 का, सॉरी 1,000, 1,000 ले लो कि 1,000 शेयर होल्डर थे हमारे पास। तो हम आपसे पूछेंगे जी ईपीएस कितना आया, ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, डिवाइड बाई 1000। तो आप देख रहे हो कि आपने अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली, दो चीजें चेंज करी, एक तो सबसे पहले आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिला, अब हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। पहला, आपने जब यूनिट चेंज किया तो आपको किस किस चीज का बेनिफिट्स मिल गया, क्योंकि ये फिक्स थे, यानी ये वाला कॉस्ट आपका फिक्स था, ये जो फिक्स कॉस्ट है फिक्स था, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता, यहाँ पे आपको ऑपरेशनल, यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट एवरेजिंग होती चली गई, यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट जो पहले वाले बंदे को फिक्स कॉस्ट पड़ रहा है 12 रुपए का, वो आखिरी वाले बंदे को सिर्फ 2 रुपए का पड़ रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जा रहा है 10 रुपए का। जो साढ़े 12 रुपया पहले वाले बंदे को फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा है, वो आखिरी वाले बंदे को एक्चुअली ही हैज अ बेनिफिट दैट कि वो कॉस्ट उसको 2 रुपए में आ गया, तो उसकी प्लानिंग के वजह से आ गया। तो मान लो कि ये वाला हम अगर लेवल हटा भी देते हैं, अब हम ये एकदम नियर एनालिसिस करेंगे, तो देखिए जो बंदा पहले 800 यूनिट बना रहा था उसको 12 रुपये का कॉस्ट आ रहा था एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो था उसका 12.5 का आ रहा था। अब उसका वही उसने थोड़े से प्रोडक्शन बढ़ा लिए, थोड़ी सी सेल्स बढ़ा ली, तो उसके एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गए, घट गए, तो उसने लीवरेज उसको मिल गया, यानी उसको बेनिफिट्स मिल गया प्रोडक्शन को करने की वजह से। अब फिर आइए यहाँ पे भी उसको बेनिफिट्स मिल गया, ये जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है, इंटरेस्ट का भी कॉस्ट एवरेजिंग हो गया। रीजन ये था कि अगर वो कम यूनिट बनाता, कम सेल करता, तो जब वो पहले वाला पोजीशन पे देखो उसका 2.5 रुपए का फिक्स कॉस्ट आता है, जबकि थोड़ा सा उसने प्रोडक्शन चेंज कर लिए तो उसका फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, 1.67 रुपया पे आ गया। तो ये जो डिफरेंसेस, ये जो बेनिफिट्स हो गई उसको थोड़े से प्रोडक्शन को चेंज करने के कारण, और वो भी फिनेंशियल स्ट्रक्चर पे, वो भी कहाँ पे जी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे चेंज आ गई, तो वहां पे उसको क्या मिला, वहां के कारण उसका अर्निंग बेनिफिट्स बढ़ गए। जो बंदा जो ईपीएस वाले बंदे थे
उनको बेनिफिट्स मिल गए, उनको बेनिफिट्स मिल गए। ठीक है, अब हम इसको एक छोटा सा सवाल लेके फिर आगे बात आती है। फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कंट्रीब्यूशंस बाय ईबीआईटी। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें चेक करनी होती है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगर हम चेक करना चाहें तो हम क्या चेक करेंगे जी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो हमारा ईबीआईटी क्या है, हमारा ईबीआईटी है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यही हमारा ईबीआईटी है। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 1.5 आ गया जी हमारा ये लेवल पे। ठीक है, तो ये है हमारा, ये आ गया। सेकेंड लेवल पे भी चेक करते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, तो 1.25 आ गया। यहाँ भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर रेशियो घट रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इट विल गिव द हायर अर्निंग पर शेयर टू द शेयर होल्डर, इट विल गिव द हायर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, आप इंटरेस्ट से बेनिफिट्स जो लेते हैं वो ईपीएस लेवल पे लेते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जो इंटरेस्ट लेते हैं वो आप प्रॉफिट के कॉस्ट लेवल पे लेते हैं। तो जो बेनिफिट्स है वो एक्चुअल में दो लेवल पे डिवाइड्स हैं। पहला लेवल ऑपरेटिंग लेवल है जिसमें आपके कॉस्टिंग में फर्क पड़ता है। सेकेंड लेवल है वो है ईपीएस का लेवल, जिसमें जिस जो यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लेवल है, उसमें एक्चुअल में आपका जो रिजल्ट, जो आपका इफेक्ट पड़ता है वो आपके ईपीएस पे पड़ता है। ठीक है जी, तो पहला हम लोग ने बेनिफिट्स किसका लिखा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट्स के कारण हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, तो उसका बेनिफिट्स हमको कॉस्ट पे मिलता है। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट यानी इंटरेस्ट के कारण, इंटरेस्ट को अगर स्प्रेड कर देते हैं ज्यादा क्वांटिटी पे, तो उसका बेनिफिट्स हमको किसको मिल जाता है जी, ईपीएस वाले को मिल जाता है। और जैसे जैसे आपकी बेनिफिट्स इंक्रीज होती जाएंगे वैसे वैसे रेशियो छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे रेशियो छोटा होता जाएगा। तो आपने अभी सिर्फ में से दो चीजें समझी है, एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेशन लीवरेज जो होता है वो कंट्रीब्यूशंस बाय ईबीआईटी से उसका रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है उसका रिलेशन एस्टैब्लिश होता है ईबीआईटी और ईबीटी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो आपका ईबीआईटी होता है। अभी इस पे स्नेहल भाई कुछ पूछ सकते हो आप। नहीं सर, क्लियर है। काजल आपका? एक्चुअली मैंने देखा हुआ है सर ये चीज। अच्छा अच्छा, ये वाला देखा हुआ। सर ये जो टेक्स्ट निकालने के बाद में थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर आप बोल कर वापस कर दो ना तो मेरे को थोड़ा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तब। चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, पहले क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ, आपने बस फार्मूला का रट्टे मार लेने हैं। सर फॉर्मूला तो पता है, मैं कर लूंगी, बट एक बार वो आप समझा रहे थे ना तो उसमें थोड़ा हो गया। नहीं नहीं, वो थोड़ा ठीक है, वो अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ ना तो थोड़ा आपके आइडिया पूरे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, कैसे वालेकुम सलाम। कैसे हैं आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, थैंक्स फॉर आस्किंग। चले, गुड हो गया, मजा आ गया। चले, मैंने एक सवाल भेजा, उस सवाल को थोड़ा सा देखे, रीड करके क्वेश्चन को। जी पहले सवाल का स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ, फिर जी उसमें
Equity and debt. हाँ हाँ वही है, टेक्निकली तो वह है ना। कहाँ पे थे हम लोग? सवाल 24 था। हाँ यही था। 24 था। नहीं ये नहीं था, कुछ और था। ये नहीं, ये था हम लोग का। हाँ, तो वी कैन से दैट ओके बिकॉज इट हैज द बिगेस्ट डेट, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो है हाईली लिवरेज्ड है, क्योंकि इससे इससे जो बेनिफिट्स अराइज होने वाले हैं वो इक्विटी वाले को मिलने वाले हैं। तो दैट व्हाट इज द रीजन। तो स्ट्रेलिंग इज द राइट आंसर। इस पे हाईएस्ट बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं स्ट्रेलिंग से टू द इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद यहाँ पे हमको सवाल दिया हुआ है, अब हमको बताना है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाल के बताएं। तो आई वॉन्ट कैलकुलेट, प्लीज डू द ओनर। क्वेश्चन नंबर 25 पे जी। सर 1.36 मे बी। लेट्स सी। तो सबसे पहले आपने इसमें से लिया क्या? आपने लिया 3 मिलियन लिया होगा EBIT। हाँ सर। फिर आपने इंटरेस्ट माइनस किया होगा 800,000। हाँ सर। 800,000। अब जो बचा होगा दैट इज कॉल्ड द EBT। EBT आया मेरा कितना? 3 लाख में से ये निकल आया। अब इसकी रिलेशनल स्टडीज आपने बताई 1.36। इज इट? हाँ सर। चलो डन हो गया। ये सब ट्रिकी नहीं है, ये सब बहुत इजी है। नेक्स्ट सवाल है वो थोड़ा ट्रिकी है। वहां पे बोलता है कि एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो 3 है एट 5000 यूनिट। उसका क्या मतलब है? बोल रहा 3% चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट विल कॉज और 3% चेंज इन सेल। फिर बोल रहा है 3% चेंज इन सेल विल कॉज द 3% चेंज इन EPS। फिर बोल रहा है 1% चेंज इन सेल्स विल कॉज 3% चेंज इन EPS। फिर बोल रहा है 1% चेंज इन EPS विल चेंज 3% चेंज इन सेल्स। दिमाग की दही कर दी इसने। तो इसके आंसर। हाँ, पर इसके सी पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू गो एंड चेक द रीजनिंग बेस्ड ऑन आवर फार्मूला। तो सबसे पहले ये 2 फार्मूला होता है EBIT का, सॉरी DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या चाहिए? चेंज इन EBIT डिवाइड बाय चेंज इन सेल। अब बोल रहा है कि इस पे क्या हो रहा होगा? इस पे 9/3 रहा होगा, यानी परसेंटेज चेंज इन EBIT 3 होगा और परसेंटेज चेंज इन 1 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1% अगर सेल में चेंज होता है तो 3% चेंज इन EBIT होता है।
यानी कि 3% चेंज इन EBIT होने के लिए 1% ऑफ सेल का चेंज इन रिक्वायर्ड। सुने, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सेल में अगर 1 रुपए का भी चेंज हुआ है, यानी 1% का भी चेंज हुआ है, तो ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 3% से बढ़ जाएगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। तो अब इसमें हम देखेंगे, बोल रहा है कि 1% का चेंज जो है वो 3% का चेंज ला देगा EBIT में। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आपने यही आंसर दिया था, आई बिलीव, यही दिया था ना? सी yes. हाँ, ये आदिल भाई, ये सवाल पढ़ के समझ आए क्या 26 का? नहीं साहब, मुझे तो नहीं आया, लेकिन जब डिस्कस किए तो फिर समझा मुझे। अच्छा, सर ये जो जैसे 1% का चेंज सेल्स में आया, तो फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में 3% का आया। तो जी सर जी जी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स में फिर कितने का आएगा? उससे वो तो तो ज्यादा आएगा फिर। हाँ, ज्यादा ही आ सकता है, बट उसके लिए हमारे पास कुछ चेंजेस होने चाहिए। फिर हम ये पढ़ेंगे, देखिए ना, फिर हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम आएंगे देखने, फिर हम आपकी बात को कहाँ पे लेके जाएंगे जी? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पे लेके जाएंगे। पर वहां भी वो आंसर नहीं हो पाएगा। आंसर एक्चुअल में कहां पे जाके होगा? वो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज पे। तब हम आपको बोल सकते हैं कि 1 रुपए का भी EPS चेंज होने के लिए, 1 रुपए का भी अगर PAT चेंज चाह रहे हो, सॉरी, ऊपर में जो भी चेंज चाह रहे हो उसके लिए नीचे में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर सेल में अगर 1 रुपए का चेंज है तो 3% या से ज्यादा चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बीच के कंपोनेंट क्या है। लेकिन वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि सेल अगर 1 रुपए का भी चेंज होगा, उसके अगेंस्ट में आपका ऊपर नॉमिनेटर चेंज होगा। ये उसकी, जब तक वैसे कोई एग्जांपल्स नहीं होंगे तो हम एब्सोल्यूट नंबर में उसको डिस्कस नहीं कर सकते। अब बोल रहा है द फॉर्म विथ हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? हाई डेप्ट। हाई डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो डिफिनेशन में कवर किया है कि फाइनेंशियल लीवरेज तभी हाई होंगे जब आपके पास उसमें ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स होंगे, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स होंगे, तो ही आपके वो फाइनेंशियल लीवरेज की में जाएंगे। तो टेक्निकली ये सवाल इज वेरी गुड सवाल। ये 26 नंबर आई विल कीप इट देयर बिकॉज 26 में लॉजिक है। यहाँ पे जो रीजन है कि 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल चेंज द, sorry, 1% change in sale will change the 3% of the operating profit. ठीक है, तो ये हैं इसके आंसर। तो देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, बट ये सब थोड़े थोड़े सवाल आते हैं कि कैसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा अगर 5% की अर्निंग बढ़ गई है। तो जो अभी आपने काजल ने पूछा था उस सवाल का आंसर इसमें है। फिर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है EBIT और EPS के रिलेशंस पे। फिर उनसे पूछ रहा है कि फिर अब जब आएंगे फिर लॉन्ग टर्म पेइंग एबिलिटी, तो ये हमारा डेट टू टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स पेइंग एसेट टर्नओवर। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म पेइंग में डेट टू टोटल एसेट हो सकता है, हाँ, बट वो फिर डिफरेंट रेशियोज हैं। अब इसमें से हमको क्या देखना है कि कंपनी की द गुड क्रेडिट रिस्क। अच्छा ये फिर, अच्छा अब देखें, ये सवाल बहुत जबरदस्त है, इसलिए एक बार देखें क्या है और कैसे इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। Stone Bank receive a loan application from the 3 companies of the computer service companies and will grant loan to the company as the best prospect of fulfilling the loan obligation। specific data दिया हुआ है, कंपनी गो एस्टर, एस्टोर, सिसजेन एंड इंडस्ट्री, ये 4 दिए हुए हैं। टोटल सेल्स दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है,
फाइनेंशियल लीवरेज दिए हुए हैं। अगर फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाई ईबीटी, और हमने बोला था अगर फाइनेंशियल लीवरेज थोड़े कम है तो कंपनी की ईपीएस क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसमें सबसे कम फाइनेंशियल लीवरेज किसका है, एस्टर का है आई बिलीव। Mama is made of gas. देख रहे हैं सबसे कम फाइनेंशियल लीवरेज किसका है, Carbon dioxide. Papa, एस्टर का है ना। Papa, I'm waiting for you. Come. 5-5 ml 2 बार। Papa. हेलो, कुछ नहीं। इसमें दोनों भी चेक करेगा ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड फाइनेंशियल लीवरेज दोनों चेक करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन आपका देखिए दो आंसर्स में तो दोनों कंडीशंस को पकड़ा है, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ के आए हैं उस रेशियो पे अगर बात करें तो अभी हमने क्या बोला था कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज छोटा होता जाता है यानी एज अ कंपनी आपको क्या हो रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लोन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा कि आप कैश रिच कंपनी रहिएगा, आपके पास ज्यादा अर्निंग रहेगी तो आपको वो लोन आसानी से दे देगा। नाउ विल सी द रीजनिंग फॉर हिम। अभी मैं भी रीजनिंग कितना है, वो क्वेश्चन क्या था, कहाँ पे था, 32 था। सी 32। बोला आंसर सी है, तो आंसर सी। अभी जो हमने अपनी आंसर करी है वो हमने सिर्फ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को कंसीडर करके करी है, ठीक है। बट वो ये भी when the system when the computer is giving the answer he is saying that I am considering debt equity ratio as well as the degree of financial leverage, ठीक है। बट मैंने जब आंसर की थी तो सोलली बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल लीवरेज। हमने जब एग्जांपल्स लिए थे तो हमने क्या बोला था, जब जब आपके फाइनेंशियल लीवरेज छोटे होते जाते हैं वो एज अ कंपनी आपके लिए बेनिफिट्स होती हैं, क्योंकि आपकी रेवेन्यू बढ़ती चली जाती है और यूनिट के हिसाब से, या आपकी इन टर्म ऑफ ईपीएस आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। और यहाँ पे चूंकि डेट इक्विटी रेशियो भी बता रहा है कि डेट कम है कंपैरेटिवली टोटल इसके हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से, तो कंपनी उसको लोन देना मुनासिब समझेगा क्योंकि उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट कम होंगे, इसीलिए कंपनी विल गिव हिम द लोन। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रैक्टिस। जब भी आपके सामने से गुजरे यू हैव टू प्रैक्टिस विथ रीजनिंग। खाली पूजा। और ये एक हफ्ता के बाद आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो आप अपने प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा फाइनेंशियल लीवरेज, आज हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट डे वी विल डू द एक्टिविटी रेशियो, और फिर सोलवेंसी और एक्टिविटी जो है ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा है, देन वी विल फिनिश, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द प्रैक्टिस। अभी तक में आपको क्या डाउट्स हैं वो बताएं मेरे को। अभी तक पापा नहीं है, पापा से मीट कर रही हूँ कंपनी से।
तकरीबन 32 तक के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं आपको। क्योंकि ये सेक्शन जो है ये प्रैक्टिस थोड़ी मांगती है। वहाँ पे है ना इन्वेस्टिंग सेक्शन ए पे 94 क्वेश्चन है टोटल, इसमें प्रैक्टिस के लिए। और फिर मैं भेजूंगा, उसमें तकरीबन 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑल टुगेदर 170 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो सेक्शन ए आपके एकदम ग्रिप में हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जितना हमने खत्म कराया, हमने कंपैरेटिव खत्म करा दिया, कॉमन साइज खत्म करा दिया, उसके बाद करंट रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो खत्म करा दिया, आज लिवरेज रेशियो खत्म करा दिया। नेक्स्ट डे में हम लोग का एक्टिविटी एंड सॉल्वेंसी करेंगे। देन आई बिलीव उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी वी विल कवर इट स्पेशल रेशियोज में। अगर आपको फार्मूला अगर आपको फार्मूला ऐसे रेफरेंस के लिए चाहिए तो ये फार्मूला आप यहाँ से भी कॉपी करके यूज कर सकते हैं। एक कोई बंदा ने इधर भी शेयर किया हुआ है, ये शायद आप लोग के पास होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। अगर सिर्फ फार्मूला अगर आप चेक करना चाहते हैं, हैंडी करना चाहते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड शीट, मेरा नहीं है किसी और का है, बट ये बहुत अच्छा है। इसमें सारे फार्मूला आपके साथ में है, तो आपको कभी भी किसी भी टाइम में चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसमें पार्ट 2 के सारे फार्मूला है, तो ये काफी हैंडी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सर ये फॉलो कर दो एक बार, कर देता हूं भाई, क्योंकि मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ तो सर वो पुराना वाला है नहीं। नहीं कोई मसला नहीं मेरे भाई, ये काफी अच्छे हैं, Thank you, sir. काफी हैंडी है फार्मूला, कोई भी आदमी इसको रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई मसले नहीं है भाई, और अच्छी चीज कहीं Thank से भी ली जा सकती है। तो ये आप फार्मूला को हैंडी करने के लिए कहीं भी लिख के रख दे, क्योंकि पार्ट 2 में आई बिलीव 2 चैप्टर हैं जो टोटल फार्मूला बेस्ड हैं। सर लॉजिक दोनों लगने वाले हैं। ठीक है, और विल सी ऑन संडे। ओके, ठीक है। थैंक यू।